नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और नई लॉन्चिंग के बारे में भी आपने सुना होगा। ऐसे लॉन्च तो नहीं कहा जा सकता, आपके लिए ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी हैं आपके लिए ही है। तो बेटा, अब इस सेशन की शुरुआत दमदार तरीके से करने वाले हैं और इसका जो अंत होगा वो आपके सिलेक्शन के साथ होगा। प्रयास यही रहने वाला है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अपन अपन जो टॉपिक लेके चल रहे थे सेल बायोलॉजी, उसमें बहुत सारी चीजें अपन ने सीखी, बहुत सारी चीजें अपन ने देखी, बहुत सारी चीजें अपन ने जानी। बेटा उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए जरूरी है। पहले ही बोल चुका हूं, ज्यादा इन्वायरमेंट में घूमने की जरूरत नहीं है। आप अपने हैबिटाट में रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हैबिटाट है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। अब आगे बढ़ो। लास्ट अपन ने जो बात की थी वो की थी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की। समझ में आया होगा। बेटा आपके कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर दिया करो। हमें जब भी समय मिलता है उन कमेंट्स को पढ़ के नेक्स्ट क्लास में उन डाउट को ज़रूर रिजॉल्व कर देंगे। देखो बेटा, आओ मिलके कुछ नया करते हैं। आओ राइबोसोम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आखिरकार राइबोसोम क्या है। सर इतनी दफ़ा बोल दिया, ये राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पाया जाता है। एक में 70 प्रकार का, दूसरे में 80 प्रकार का। आखिर ये है क्या? कुछ नहीं है बेटा। राइबोसोम की कहानी कुछ अलग है, कुछ रोचक है। जॉर्ज पेलाडे नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करता था। इसने सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। बाद में इसकी, जैसे जैसे पहले बोला था मैंने, बहुत छोटी संरचना है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप होते गए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा पता चलने लगा। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ माइक्रोस्कोप का, तो इनके कंपोनेंट के बारे में पता चला कि भाई इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अभी तक तो ये पता चला था कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। फिर ये पता चला कि ये जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। चाहे 70S हो चाहे 80S हो, दोनों ही आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। फिर जब इन्हें विशेष तकनीकों द्वारा इनका जब अध्ययन किया गया, तो घनत्व के आधार पर, या फिर बोले तो इनडायरेक्टली जो इनके घनत्व को डिसाइड करता है, ऐसी तकनीकों का अपकेंद्रण तकनीक थी बेटा, बता देता हूं। तो तकनीकों के माध्यम से यह पता चला कि ये दोनों राइबोसोम घनत्व में भिन्नताएं दर्शाते हैं। बात करेंगे अभी। एक बार थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कणिकीय संरचनाएं आकार में काफी छोटे होते हैं। जॉर्ज पेलाडे ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, तो इन्हें पेलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। संरचना देखें तो प्रत्येक राइबोसोम में 2 उप इकाइयां मिलेगी बेटा। एक तो होगी छोटी और एक होगी बड़ी। आई बात समझ में? एक उप इकाई छोटी और दूसरी उप इकाई बड़ी। जब 2 उप इकाइयां हैं तो दोनों आपस में कनेक्टेड होगी कैसे ना कैसे। हाँ, दोनों उप इकाइयां विशेष परिस्थितियों में कनेक्टेड होती है। जब प्रोटीन संश्लेषण करना होता है तब कनेक्टेड हो जाती है। बात को समझो, आगे अपन डिस्कस करेंगे कैसे। अभी ये जानो, 2 उप इकाइयां हैं, एक तो छोटी उप इकाई और एक बड़ी उप इकाई। काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। बात समझ में आई होगी। अब आगे देखो, अगर मैं राइबोसोम की और चर्चा करूं, इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करूं, तो मैंने बोला 2 उप इकाइयां हैं, छोटी और बड़ी। अगर मैं 70S की बात करूं, ये लो 70S, तो 70S जो है वो 50S और 30S से मिलकर बना होता है। अब ये क्या भला है, ध्यान से समझना। ये जो 70S दिखाई दे रहा है, ये S अप्रत्यक्ष रूप से इस राइबोसोम के घनत्व को निर्धारित करेगा। अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। बीच में कुछ
अन्य जो भी हो। एस यहाँ स्वेट वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक तो ये अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व को निर्धारित करता है और दूसरा ये स्वेट वर्ग यूनिट या फिर जिस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले ये यूनिट दी थी उस साइंटिस्ट के नाम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो स्वेट वर्ग और दूसरा एस किसके लिए, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व के लिए। जब इस राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को अलग अलग से ऑब्जर्व किया गया तो एक के अंदर जो यूनिट आ रही थी वो 50s आ रही थी और दूसरे के अंदर 30s आ रही थी। बात को ध्यान से सुनना सर, 70s 50s और 30s कैसे हो सकता है? एक साथ ये यूनिट जब दोनों आती है तो इनका जो एक साथ जब इन दोनों को लिया जाता है तो इनकी जो यूनिट आती है वो 70s। जब इनको तोड़ के अलग करके इनका अध्ययन किया गया तो एक की यूनिट आई 50s और दूसरे की यूनिट आई 30s। तो 50s और 30s मिलके 50s तो हो गया बड़ा और 30s हो गया छोटा। 50s और 30s मिलके क्या करेंगे, 70s बनाएंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपने को इतना ही ध्यान रखना है 70s है वो 50s और 30s से मिलके बना हुआ है और ये जो 50s और 30s है ये दो इनकी सब यूनिट है, उप इकाइयां हैं। एस का ध्यान रखना है, एस क्या बोलता है, एस ये बोलता है कि मैं स्वेट वर्ग हूं और दूसरा क्या बोलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से मैं इन राइबोसोम का घनत्व भी बता रहा हूं। जिनमें ये यूनिट ज्यादा होगी वो अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा घनत्व रखते हैं और जिनमें ये यूनिट कम होगी वो अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व कम रखते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक तो इस एस के बारे में और एक इस यूनिट के बारे में। अगर मैं बात करूं 80s की, किसकी, अगर मैं बात करूं 80s की तो 80s है वो 60s और 40s से मिलके बना होता है। मतलब कि जब दोनों यूनिट साथ साथ आती है तो ये यूनिट शो करती है 80 की और जब सेपरेशन में इनको यूज किया जाता है तो यूनिट शो करती है 60 की और 40 की, एक बड़ी और एक छोटी। फिर से वही बात। अब ऐसा क्यों हुआ, इनके केमिकल कंपोजिशन को जान के ये पता करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इनका केमिकल कंपोजिशन देखूं 70s राइबोसोम में 60% आरएनए पाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ये जो आरएनए है पार्टिकल शेप्स या फिर बहुत ही छोटे छोटे कणीय आकृति के होते हैं जिनके चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। ये जो आरएनए है ये जो राइबोसोम है 70s, ये एक तो बना होता है 60% आरएनए से और 40% प्रोटीन से। मतलब इसके कंपोजिशन में 60% आरआरएनए होगा और 40% प्रोटीन होगा। इधर आओ, एटीएस को देखें तो मामला उल्टा। उल्टा कैसे, यहां 40% इसका केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन का हो जाता है और 60% आरआरएनए का हो जाता है। तो इस केमिकल कंपोजिशन के कारण ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बात समझ में आई होगी। काम एक ही है लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाने से इनका जो घनत्व अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व है वो बढ़ जाता है। आगे देखो, उल्टा लिख दिया बेटा यहां, सॉरी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 40% आरआरएनए और इसकी बात करूं तो 60% प्रोटीन। उससे जस्ट उल्टा होगा। इधर की तरफ देखें तो 60% क्या है आरआरएनए और इधर की तरफ देखें तो 60% प्रोटीन होगी। इतना याद रखना। आगे देखो, अब ये करता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। एक बात पढ़ी थी अपन ने, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको अपन ने पॉलीराइबोसोम या फिर इर्गोसोम भी कहा जाता है। अब पॉलीराइबोसोम क्यों कहा जाता है, होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस जब करना होता है, एमआरएनए जब आता है तो मैग्नीशियम 2+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेल में पाई जाएगी। मैग्नीशियम 2+ आयन क्या करेंगे, इन दोनों की ये दो सब यूनिट है, एक छोटी सब यूनिट और दूसरी बड़ी सब यूनिट, इन दोनों सब यूनिट को अटैच करने का काम करेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं इन दोनों को जोड़े रखने का काम कौन करेगा, मैग्नीशियम आयन। तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैग्नीशियम आयन कर रहा है। याद रखोगे, आगे देखो, जुड़ गए। अब ये जो एमआरएनए है
ये mRNA इस RNA की इस राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ने का काम करेगा, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक बार के लिए दोबारा डायग्राम बना देता हूं। मान लो ये छोटी उप इकाइयां हैं, ये यहां आया अपना mRNA। अरे कौन आया? mRNA। mRNA आके जुड़ा, उसके बाद यहां आया इसकी बड़ी उप इकाई, पहले से जुड़ी हुई थी। अच्छा, जुड़ी किससे हुई है ये? Mg2+ से, मैग्नीशियम आयन से। तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम प्रोकैरियोट कोशिकाओं में ये राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर लगकर कई सारे राइबोसोम मिलके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉली राइबोसोम। बोले तो पॉली राइबोसोम। दोबारा सुनो, अपन बात कर रहे हैं राइबोसोम की। जॉर्ज पेलाडे ने इसको डिस्कवर किया, इसी के नाम पे आगे चलकर पेलाडे पार्टिकल भी इनको कहा गया। काफी छोटी संरचनाएं होती है जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी झिल्लीदार संरचना जो दोनों ही प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिका में पाई जाती है, आप क्या बोलोगे? राइबोसोम। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ऐसी झिल्लीदार संरचना जो केवल ऐसी झिल्ली रहित संरचना जो केवल यूकैरियोट कोशिका में पाई जाती है, इसका आंसर क्या जाएगा बताना, फिर थोड़ी देर में मैं बता ही दूंगा। अभी देखो, ऐसी झिल्ली रहित संरचना है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है, कौन है? राइबोसोम। ऐसी झिल्ली रहित संरचना जो केवल और केवल यूकैरियोट्स में ही पाई जाती है, बता सकते हो तो जल्दी बताओ। मैंने इसके बारे में पहले बताया था, याद करो पहली क्लास, जिसमें मैं आपको सेंट्रोसोम के बारे में बता रहा था। किसके बारे में? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आगे अपन इसकी भी डिस्कशन करेंगे। सेंट्रोसोम ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, और ये केवल और केवल यूकैरियोट कोशिकाओं में मिलता है, और यूकैरियोट में भी जंतु कोशिकाओं में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको थिंकिंग ऑर्डर अपना लगाना है। आगे देखो, आगे चलते हैं, रुकना मना है। ये राइबोसोम के बारे में इतना बहुत है, ज्यादा नहीं। साइटोपंजर। साइटोपंजर क्या बला है? साइटोपंजर बोले तो साइटो का मतलब यहां सेल है, पंजर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, पिंजरा नहीं होता। पिंजरा क्या करता है? एक स्पेसिफिक शेप प्रदान करता है जिसके अंदर पक्षी रहता है, या फिर कोई भी जीव रह सकता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं तो कुछ भी रख सकते हैं। कुल मिला के पिंजरे का काम क्या है? यहाँ स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करवाना, एक तरह से स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करवा के फैलने या सिकुड़ने से किसी भी स्ट्रक्चर को रोक सकता है। मान लो मैं पिंजरे के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन लगा दूं, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन पिंजरा नहीं होता तो वो जो मेम्ब्रेन है वो अंदर या बाहर हो सकती थी, लेकिन पिंजरा होने के कारण अब वो मेम्ब्रेन ज्यादा अंदर नहीं आ सकती या ज्यादा बाहर नहीं आ सकती, अगर पिंजरा सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड है। कुल मिला के मैं यह कहना चाहता हूं, ये जो साइटोपंजर स्ट्रक्चर आएगी सेल के अंदर, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक तो इनकी शेप को निर्धारित कर देगी, कुछ हद तक शेप को तो निर्धारित करेगी ही, साथ में कोशिकाओं को क्या करेगी? कोशिकीय द्रव को क्या करेगी? गति प्रदान करवाएगी। कोशिकीय द्रव की गति के साथ साथ ये सेल के दूसरे ऑर्गेनेल की स्थिति भी थोड़ी बहुत फिक्स कर ही देती है। बात को समझो, जैसे कि ये कोशिका में प्रोटीन के फिलामेंट ऐसे बिखरे हुए हैं जगह जगह, जगह जगह प्रोटीन के फिलामेंट बिखरे हुए हैं। इनके आसपास ऑर्गेनेली पाए जा रहे हैं। मान लो यहाँ न्यूक्लियस है, इनके आसपास ऑर्गेनेली पाए जा रहे हैं। बने किससे हुए हैं? प्रोटीन से। मान लो कुछ ऐसे कोशिका झिल्ली तक फैले हुए हैं। तो एक तरह से कोशिका के अंदर एक जाल नुमा वेब लाइक स्ट्रक्चर है
जो क्या कर रही है, कोशिका की शेप को कुछ हद तक फिक्स करेगी, कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट या फिर बोले तो यांत्रिक सहायता प्रदान करवाएगी। बात समझ में आई होगी, आई बात समझ में। अब कई प्रकार के साइटोपंजर होते हैं। अगर अपन एनिमल सेल के अंदर देखेंगे तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट भी देखे होंगे आपने। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट इन्हीं के अंडर में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर जो अपने प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़े थे, प्लाज्मोडेस्मेटा भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, जो किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और क्या हो गया, एक्टिन हो गया। ऐसे ही जो प्रोटीन से बने फिलामेंट होंगे वो क्या करेंगे, साइटोपंजर के अंडर में आएंगे और कोशिका को क्या करेंगे, यांत्रिक सहायता प्रदान करेंगे। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये, यांत्रिक सहायता केवल ये एक ही प्रोवाइड नहीं करवा रहा, वो जो ईआर थी, वो जो गोल्जी बॉडी थी, वो भी यहाँ इनके साथ मिलके यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो बेटा साइटोपंजर के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये साइटोपंजर ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 लाइनों के अंदर एनसीईआरटी में समेट रखा है, उतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है। इसका सीधा सीधा कारण ये है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा घूमोगे, और जितना ज्यादा घूमोगे उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। बेटा सारा खेल सिस्टम का है, सिस्टम। सिस्टम पहले भी मतलब ये वर्ड कई बार फेमस हो चुका है, अभी तो बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। अब देखो सिस्टम का यहाँ मतलब क्या है, सिस्टम से मेरा क्या लेना देना है, लेना देना है। बात ये है सीधी सीधी कि अगर चीजों को सिस्टमेटिक वे में कम से कम समय में निपटाने की कोशिश करोगे, देखो ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, आपको पीएचडी नहीं करनी। अगर आपको पीएचडी करनी है तो कृपया करके आप बहुत भारी भारी बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा जो डिटेल में बुक्स आपको कहीं भी प्रोवाइड होती है या आपको कहीं से भी नॉलेज मिलता है वो ले सकते हो। क्योंकि मुझे ये सिद्ध नहीं करना कि भाई मैं यहाँ पीएचडी किया हुआ हूँ या फिर मैं ये किया हुआ हूँ वो किया हुआ हूँ, जो भी हो। 11th और 12th की एनसीईआरटी से ही आना है पेपर, तो मुझे पीएचडी करनी है तो इन्हीं में करनी है, आपको भी पीएचडी करनी है तो एनसीईआरटी से ही करनी है। बात को समझ रहे होंगे। अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो नॉलेज तो काफी अच्छा मिल जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए 4 चीजें चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के बीच में एक बढ़िया संतुलन। अगर इन चारों के बीच में बढ़िया संतुलन बन रहा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर एक भी डगमगा गया तो आज की कंडीशन में जो कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और एक बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि टाइम जाया करते हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के, ये वो जो भी हो, देखते हैं आओ देखते हैं 720 में से 720 कैसे आएंगे, ये वो। कुछ नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी 720 में से 720 आएंगे, अन्यथा 720 में से 720 नहीं आने वाले। आज मैं आपको आके बता दूं, देखो बेटा आज आपको बताता हूं 720 में से 720 लाने की नई ट्रिक। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिना मेहनत के आप सोच कैसे सकते हो कि मेरे 720 में से 720 आ जाएंगे। हाँ, रास्ते जरूर सरल हो सकते हैं, रास्तों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आज भी काफी ज्यादा डिफिकल्टीज है कुछ बच्चों के सामने कि भाई सर 720 में से 720 लाए, हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं तो आ जाएंगे, इस प्रकार से पढ़ रहे हैं आ जाएंगे। हाँ, वो जो वे है आपका, उसी को सुधारने के लिए हम नया सिस्टम लेके आए हैं कि भाई बच्चों के जो रास्ते हैं उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, बच्चों की मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए कैसे इनमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन किया जाए। तो मॉडिफिकेशन, और दूसरे शब्दों में बोलूं तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं चलता रहता है, यहाँ भी चल ही रहा है, लगातार लगे हुए हैं। तो वही बोल रहा हूँ बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है मैं कम पढ़ा रहा हूँ तो बात अलग है, मैं एनसीईआरटी के अलावा अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आपके लिए उतना ही जरूरी है। और
कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा अभी तो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। अब देखो आगे बात करते हैं। तो साइटोपंजर इतना बहुत है। आगे देखिए सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला की बात करूं तो ये ऐसी संरचना है जो गतिशीलता प्रदान करने में सहायता करती है। क्या करती है बेटा? गतिशीलता में सहायक। एक तो ये मूवमेंट या फिर मोबिलिटी के अंदर हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी जानते हैं। मान लो मैं एक ऐसा प्राणी हूं जो एक कोशिकीय है, मेरे पास सिलिया या फ्लैजिला है। मुझे गति करने के लिए सिलिया और फ्लैजिला से पार नहीं पड़ेगी। मेरे चारों ओर ऐसा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए जिसके कारण मैं गति कर सकूं। तो अगर मुझे लिक्विड मिल जाए तो ही मैं मूवमेंट करना संभव कर पाऊंगा, अन्यथा मेरी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये सिलिया और फ्लैजिला एक विशेष तरल अगर चारों ओर है इन्वायरमेंट में, या फिर विशेष नहीं तो बोले तो तरल है अगर चारों ओर इन्वायरमेंट में, तो मूवमेंट कर पाती है। अच्छा, ये किस में पाई जाती है? क्या प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में? दोनों में मिलेगी, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती है। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होती है। तो क्या दोनों में एक जैसी होती है? नहीं बेटा, दोनों में एक जैसी नहीं होती। प्रोकैरियोट की सिलिया और फ्लैजिला अलग और यूकैरियोट की सिलिया और सिलिया और फ्लैजिला अलग। तो प्रोकैरियोटिक सिलिया प्रोकैरियोटिक सिलिया तथा फ्लैजिला यूकैरियोटिक सिलिया तथा फ्लैजिला से भिन्न होती है। बात को समझो। अभी अपन बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक के कोशिका अंगकों की, तो चर्चा किसकी करेंगे? यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजिला की। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो यूकैरियोटिक सिलिया या फिर फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर का है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बात समझे होंगे। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की सिलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस होता है, लेकिन एनसीईआरटी अभी जिसकी बात कर रही है ध्यान से दिमाग के अंदर डाल लो। ये डायग्राम चिपका हुआ आ जाएगा और आपको ऑप्शन में घुमा के ये दे देगा कि ये जो डायग्राम है वो प्रोकैरियोटिक सिलिया या फ्लैजिला के इंटरनल स्ट्रक्चर का है। तो आप वहां भटक जाओगे। भटकना नहीं है, एक बात दिमाग के अंदर सेट कर लो। ये जो डायग्राम चल रहा है, ये जो बातें चल रही है अभी यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजिला की चल रही है। तो जब भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में चलेंगे तो यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजिला की बात करेंगे। बात समझ में आई होगी। अब देखो होता क्या है। स्ट्रक्चर आपको साफ दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के जो नामांकन है वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लियर कर देंगे। देखो, ये जो सिलिया और फ्लैजिला है, इनकी आंतरिक संरचना अगर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। बाहर की तरफ दो दो के सेट, अंदर की तरफ एक दो का सेट, एकल एकल। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन से बन के होती है, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन से मिलके बनी होती है। उस प्रोटीन का नाम होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिलिन प्रोटीन। हरे कृष्णा। फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। फ्लैजिलिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है इनमें वो स्पेसिफिक टाइप का होता है। सबसे बाहर की तरफ देखें
तो आउटर मोस्ट एक झिल्लीदार संरचना पाई जाएगी। ये झिल्लीदार संरचना और कुछ नहीं है, ये झिल्लीदार संरचना और कुछ नहीं है, ये झिल्लीदार संरचना तो कोशिका झिल्ली ही है। बात को समझो, कोशिका झिल्ली के इधर की तरफ कुछ पाया गया, उसने सिलिया और फ्लैजिला को ओरिजिनेट किया, इस झिल्ली को धक्का दिया तो ये लो बाहर की तरफ उभर गई, अंदर की तरफ काफी सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती जा रही है। ये पेन है, ये कोशिका झिल्ली है, बाहर की तरफ उभर के बनी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी बनी होगी? कोशिका झिल्ली की होगी। उसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट होगा। ये जो प्रोटीन है वो कहां से आ रही है? कोशिका अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा रही है। बाहर नहीं गई, झिल्ली के अंदर ही रह गई, लेकिन झिल्ली को बाहर की तरफ मूव करवा दिया, क्योंकि ये झिल्ली काफी फ्लेक्सिबल है, अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो कई सारी प्रोटीन्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर बाहर की तरफ लगातार निकलती है। बात को समझ रहे होंगे। यहां क्या था ऐसा जिसके कारण सिलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट हुई? बात करेंगे। पहले देखते हैं यहां क्या है। इस जगह इसको मैंने यहां से काटा काटा तो देखा ये ऐसे कुछ दिखाई दे रही है। बाहर की तरफ ये जो है डबलेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा? डबलेट के फॉर्म में ट्यूबुलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट पाया जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट पाया जाता है। ये जो नलिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं सूक्ष्म नलिका। क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म नलिका। क्योंकि ये सूक्ष्म नलिका परिधि की तरफ है, इसीलिए इनको बोला गया परिधीय सूक्ष्म नलिका, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। बात को समझे होंगे। किस फॉर्म में है? डबलेट के फॉर्म में। डबलेट का मतलब दो मिलके एक बना रही है। द्विक के फॉर्म में है, दो मिलके एक बना रही। और क्या है? इनके किनारे की तरफ ऐसे कुछ उभार निकले होंगे जिनके बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती, अपन बोल देंगे, थोड़ा सा बोल के छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं। डायनिन प्रोटीन के बने होते हैं, लिखना नहीं है ना, इसको याद रखना है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि सिलिया और फ्लैजिला को एनर्जी कहां से मिलती है, यहीं से मिलती है। इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, एटीपी से ये एटीपी बनाएगी, एनर्जी रिलीज करवाएगी, जिसके कारण ये प्रोटीन मूव कर पाएगी। आई बात समझ में? तो कुल मिला के इतना ही याद रखना है, ये स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये प्रोटीन क्या करेगी? सिलिया और फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट में सहायता करेगी। तो बाहर की तरफ ये जो उभार निकले हुए हैं, ये उभार स्पेसिफिकली क्या करेंगे? इस सिलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट करवाएंगे। तो सिलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट करवाने के लिए ये जिम्मेदार है। एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही, तो मैं भी नहीं बोल रहा। ये सबसे बाहर की तरफ क्या है? झिल्ली। और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इनको काउंट करूं तो बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टोटल? 9 द्विक पाए जाते हैं। तो परिधि की तरफ 9 डबलेट पाए जाते हैं। और अंदर आए तो सेंट्रल पार्ट में एकल 2 संरचनाएं पाई जाती है, एकल सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है जो आपस में कनेक्टेड रहती है। इन सूक्ष्म नलिकाओं को केंद्रीय सूक्ष्म नलिका कहा जाता है। बेटा डायग्राम याद रखो, बाकी चीजें अपने आप याद रह जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म नलिका कहा जाता है जो आपस में जुड़ी रहती है। और बात करें इनके चारों ओर, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका के चारों ओर, इधर की तरफ और इधर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन से बना होता है, जिसको अपन केंद्रीय आच्छद कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय आच्छद। तो एक तो केंद्रीय आच्छद जो इसको कवर करके रख रहा है, बीच में केंद्रीय सूक्ष्म नलिका जो इससे कवर्ड है। तो बाहर वाली क्या करेगी? ऐसे ही रह जाएगी, इनसे कनेक्ट नहीं होगी। अरे होगी बबुआ। हुआ क्या? ये बाहर वाली जो नलिकाएं हैं ये अकेली नहीं है, ये बोलती है चलो हम भी कनेक्ट हो जाती हैं, चलो हम भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये लो, वो चली।
मैं चली आसपास कनेक्ट होने। तो ये आपस में भी कनेक्टेड रहती है, साथ में इस आच्छद से भी कनेक्टेड रहती है। ये जो आच्छद से जिस संरचना से कनेक्टेड रहती है इसको बोला जाता है अरीय दंड। क्या बोला जाता है बेटा? अरीय दंड। और एक दूसरे से जिससे कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं अंतराद्विक सेतु। नाम साफ नहीं दिखाई देगा, यहां लिख रहा हूं, अंतराद्विक सेतु। याद रखना, अंतराद्विक सेतु से तो आपस में जुड़ी हुई है और अरीय दंड से केंद्र की तरफ से जुड़ी हुई है। बेटा बातें क्लियर हुई होगी। इस सिलिया और फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपका बड़ा होगा। ये बातें आप शायद जानते थे, या 11th का जो बच्चा उसको तो क्या ही पता, जो ड्रॉपर बैच का बच्चा है वो जानता होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंसी किस चीज की है? इंपॉर्टेंसी एक तो ये पूछा जाता है कि भाई इसका जो अरेंजमेंट कितने का होता है, 9+2 का, बाहर की तरफ 9 और अंदर की तरफ 2 का। बात समझ में आई होगी। और क्या खास है? और इसमें इतना कोई खास बात है नहीं। एक तो ये पूछा जाएगा इसमें से कि भाई इसका अरेंजमेंट किसका होता है, 9+2 का। इस डायग्राम के अंदर ये डायग्राम देके एरो लगा के ABCD डाल देंगे। ABCD डाल के आपको ये पूछ लेंगे कि भाई A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, जो भी हो। तो इस डायग्राम का ध्यान रखना एक तो, और दूसरा इसके अरेंजमेंट का ध्यान रखना। 9+2 के अरेंजमेंट में पाई जाती है, और जो ये 9 है ये डबलेट के फॉर्म में है, और जो 2 बची हुई है वो सिंगलेट के फॉर्म में, लेकिन आपस से इंटरकनेक्टेड है। बात समझ में आई होगी। तो ये था अपना सिलिया और फ्लैजिला। नेक्स्ट देखो, एक और बात, सिलिया और फ्लैजिला संरचनात्मक रूप से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भिन्न होती है, लेकिन कार्यात्मक रूप से दोनों में समान होती है। कार्यात्मक रूप से बोले तो दोनों के अंदर सिलिया और फ्लैजिला का काम करने का तरीका एक जैसा होगा, दोनों एक ही प्रकार से काम करेगी, दोनों में ये गति करवाने के लिए सहायता करेगी। आगे देखो, तारक का है, तारक का है, तारक का है, दो तारक केंद्र से मिलकर बनी हुई संरचना है। क्या बेटा? दो तारक केंद्र से मिलकर बनी हुई संरचना है। ये जो दो तारक केंद्र पाए जाएंगे ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे मिलेंगे। तो ये जो तारक केंद्र है कुछ इस प्रकार से बेलनाकार संरचना है। एक तारक केंद्र, बेटा ऐसे बेलन जैसे ही नहीं होती, इसके अंदर प्रोटीन का विशेष अरेंजमेंट होता है, प्रोटीन तंतुओं का विशेष तौर पे अरेंजमेंट होता है। अभी अपन मान रहे हैं दो बेलनाकार संरचनाएं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर या फिर लंबवत पाई जा रही है। अब इस एक को अगर बोला जाए तो ये तो हो गया तारक केंद्र, और दो तारक केंद्र मिलके क्या बनाएंगे? तारक काय। चारों ओर एक फ्लूइड पाया जाएगा जिसे परिकेंद्रीय द्रव्य कहा जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। संरचना में कैसे दिखाई दे रहा है? दो है तारक केंद्र, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत होने के साथ ही ये दोनों मिलकर एक संरचना बना रहे हैं जिसको तारक काय बोला गया। अब करता क्या है? जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक। आगे बात करें इसकी एक तारक केंद्र की संरचना की, तो बेटा एक तारक केंद्र की संरचना देखा जाए तो संरचना इनकी फ्लैजिला और सिलिया जैसी ही होगी। फर्क मात्र इतना कि वहां जो परिधि की तरफ प्रोटीन पाई जा रही थी वो दो थी, यहां जो परिधि की तरफ प्रोटीन ट्यूब्यूल्स पाई जाएगी वो 3 होगी।
जो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाएगी वो 3 होगी। तो कुछ इस प्रकार से परिधि की तरफ पाई जाने वाली प्रोटीन की सूक्ष्म नलिकाएं 3 के एकल सेट में पाई जाएगी, तो यहां त्रिक के फॉर्म में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं ए बी सी 3 नलिकाओं की, तो ए जो है वो नेक्स्ट सी से जुड़ी होती है, किससे? एसी लिंकर से। एसी लिंकर की सहायता से एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से जुड़ा रहता है। टोटल बाहर की तरफ 9 है, बीच की तरफ केवल और केवल प्रोटीन की एक कोर पाई जाती है। तो अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो 9 प्लस 0 का अरेंजमेंट यहां देखने को मिलता है ट्यूब्यूल्स का। वहां कितना था? 9 प्लस 2 का। बाहर की तरफ 9, अंदर की तरफ 2। आउटर इसकी स्ट्रक्चर की देखें तो बाहर की तरफ किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाएगी, तो झिल्ली रहित संरचना है। 2 संरचनाएं एक साथ 90 डिग्री पर मिल जाएगी तो तारक काय का निर्माण होगा। तो ये था तारक काय। अब अपन बात करते हैं एनसीईआरटी इन दोनों के बारे में क्या बोलती है, तो चलिए देखें। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये सिलिया और फ्लैजिला का डायग्राम एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से दे रखा है। सिलिया और फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से दे रखी है। एग्जाम के अंदर ये नेमिंग के बारे में पूछते हैं, ध्यान रखना। और इसका जो अक्ष सूत्र है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से डायग्राम दे रखे हैं। एक तो ये डायग्राम दे रखा है, किसका है? सिलिया और फ्लैजिला का। बाहर की तरफ जो संरचना पाई जा रही है 9 प्लस 2 के अरेंजमेंट में, इसको क्या बोला गया? अक्ष सूत्र। क्या बोला गया? अक्ष सूत्र बोला गया। एक जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं, 9 प्लस 2 का अरेंजमेंट, केंद्रीय आवरण, केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण ढके हुए। तो परिधीय द्विक, ये बता चुका हूं कि भाई ये जो परिधीय द्विक है, सॉरी परिधीय नलिकाएं हैं, ये इस केंद्रीय आवरण से इससे जुड़ी रहेगी और आपस में भी कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो ये जो था इसको अंतर्द्विक सेतु कहा गया था। और जिससे ये केंद्र की तरफ से जुड़ी हुई है उसको क्या बोला गया था? अरीय डंडा या फिर अरीय दंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं तारक काय की। तो तारक काय के लिए भी एक डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, वो देख लेते हैं थोड़ा। सॉरी, थ्योरेटिकली लिखा गया है, डायग्राम नहीं दिया गया, माफ करना बेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा वो देख लो। एक तो ये जो किससे घिरा रहता है, अक्रिस्टलीय परिकेंद्र के द्रव से घिरा रहता है, एक दूसरे के लंबवत पाए जाते हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। इसका अरेंजमेंट पूछा जाता है, कितने का होता है? 9 प्लस, अंदर की तरफ क्या है? प्रत्येक परिधीय सूत्र एक त्रिक होता है, ये बता चुका हूँ। त्रिक आपस में जुड़े रहते हैं, ये भी बता चुका हूँ। एसी लिंकर से, किससे बेटा? एसी लिंकर से। तो ये जो त्रिक है वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एसी लिंकर से। और उसके बाद क्या बात करता है, कभी बीच के अंदर जो भाग पाया जाता है, बीच में क्रोड पाई जाती है, धुरी पाई जाती है प्रोटीन से बनी हुई, तो प्रोटीन का किसी प्रकार की नलिका मध्य में नहीं पाई जाती। और ये जो परिधीय त्रिक है ये बीच में से भी जुड़े रहते हैं अरीय दंड की सहायता से। ठीक है, तो प्रीवियस जो डायग्राम था उसमें कुछ इस प्रकार से इनको जोड़ देते हैं। आगे देखो, ये रहा। तो 9 प्लस 0 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब यहां इंपॉर्टेंट लाइन ये बोल रहा है, तारक केंद्र पक्षमाभ और कसाब का आधारी काय बनाता है और तरकु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तरकु उपकरण बनाते हैं।
देखो बात यह है, पक्षमाव और कसाब, पक्षमाव और कसाब जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाएंगे और पादप कोशिकाओं में भी पाए जाएंगे। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर जो सिलिया और फ्लैजिला का ओरिजिनेशन होता है उसके आधारीय भाग में, याद करो जब अपन सिलिया और फ्लैजिला पढ़ रहे थे तो एक बात डिस्कशन में आई थी, ये जो सिलिया और फ्लैजिला है इसके तीन भाग है, आधारीय काय, अंकुश और फिलामेंट तंतु। जो आधारीय काय बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तारक काय का बना हुआ है, या फिर बोले तो तारक केंद्र से मिलके बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना, तारक केंद्र से बना होता है तो तारक केंद्र जैसा अरेंजमेंट उसके आधारीय काय में मिलेगा। अगर मैं बोलूं पादप कोशिका में तारक केंद्र अनुपस्थित होता है या उपस्थित होता है तो आप क्या बोलोगे, सर अधिकांश पादप कोशिकाओं में ये तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। तो आप पूछोगे सर ऐसी पादप कोशिका बताइए जिसमें तारक केंद्र मिल सकता है। देखो बेटा, हो सकता है तारक केंद्र, लेकिन वो विभाजन में सहायक नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो एल्गी होती है, अपने एल्गी है, एल्गी में मोटिलिटी के लिए कशाब पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। जब फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो फ्लैजिला के फॉर्मेशन के लिए तारक केंद्र तो चाहिए ही चाहिए उसके बेसल बॉडी के अंदर, तो वहां अपने को ये तारक केंद्र देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तारक केंद्र विभाजन में सहायता नहीं करेंगे। किसमें, पादप कोशिका में। विभाजन में केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में सहायक होंगे। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे। तारक केंद्र की बात खत्म हुई, अब बात करते हैं केंद्रक की। अब ये केंद्रक क्या बला है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, या फिर बोलूं तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो केंद्रक है दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। क्या बेटा, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना। दोहरी झिल्ली का मतलब यह है कि दो झिल्लियां पाई जाएगी, एकदम फर्जी सी बात है। लेकिन ये दोनों झिल्लियां क्या सतत होती है या असतत होती है? बेटा ये दोनों झिल्लियां होती तो सतत है, लेकिन बीच बीच में इसके स्पेस पाया जाएगा। देखिए पहले कुछ मान लो, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, कुछ इस प्रकार से झिल्लियां दिखाई देगी। एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, दोनों पैरेलल चल रही थी। थोड़ी देर बाद लगा नहीं मिल जाओ, तो मिल गई। अभी ये 2D डायग्राम है, 3D के अंदर इमेजिन करते हैं। एक गोला है सर, वैसे गोला ले रखा है, एक बाहर की तरफ कवरिंग है और एक अंदर की तरफ कवरिंग है। गोले के बीच में थोड़ा सा स्पेस पाया जा रहा है। अब हुआ क्या, जहां जहां छिद्र पाए जाएंगे वहां से दोनों झिल्लियां आपस में जुड़ी हुई है फोल्ड होके, तो गोले के ऊपर जगह जगह आपको छिद्र देखने को मिलेंगे। तो केंद्रक के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। केंद्रक के आउटर और इनर जो ये झिल्लियां पाई जाएगी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी कहीं कहीं, और वहां जहां ये ओवरलैप कर रही है वहां केंद्रक छिद्र का निर्माण करती है। न्यूक्लियर पोर केंद्रक छिद्र का निर्माण करेगी। बात समझ में आई होगी। अब देखो, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली दो झिल्लियां, केंद्रक छिद्र पाया जा रहा है। ये केंद्रक छिद्र क्या करता है, देखो अंदर का जो न्यूक्लियर के मटेरियल है या फिर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा या फिर केंद्रीय द्रव्य। बाहर की तरफ जो है उसको क्या बोला, साइटोप्लाज्मा या फिर कोशिका द्रव्य। अब ये झिल्लियां एक बैरियर की तरह काम कर रही है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में, लेकिन केंद्रक से कुछ ना कुछ मटेरियल तो बाहर जाएगा ही,
और बाहर से कुछ ना कुछ मटेरियल अंदर आ भी सकता है, लेकिन जाने की प्रायोरिटी यहाँ ज्यादा है, जाने वाले मटेरियल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ जाने वाला है। केंद्र को बाहर से, सॉरी, केंद्र को कोशिका को सिग्नल देने हैं तो आरएनए जाएंगे यहाँ से, एमआरएनए, याद करो, एमआरएनए इस केंद्रक से होते हुए बाहर जाएंगे। एमआरएनए बनेंगे कहाँ, यहाँ काफी ज्यादा डीएनए पाया जाता है, और डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। लेकिन अपने को ये डीएनए गुणसूत्र के रूप में जो डीएनए पाया जा रहा है, अभी दिखाई नहीं देगा। जब आप कोशिका में झांकने की कोशिश करोगे, देखने का प्रयास करोगे कि यार इसमें गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं क्या, तो बिल्कुल आपको गुणसूत्र दिखाई नहीं देंगे। जब कोशिका विभाजित हो रही होगी तब आपको गुणसूत्र दिखाई देंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर अभी अपन इस कोशिका को ऑब्जर्व करें तो इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी, एक दूसरे से उलझी हुई, काफी ज्यादा उलझी हुई। ऐसे समझ लो मेरे पास छोटे छोटे डोर थी, 46 डोर थी, उनको कुछ मटेरियल मिला के उलझा दिया गया है। तो अभी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो उलझी हुई है काफी ज्यादा, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो सामान्य अवस्था में अपन क्रोमेटिन को देख पाते हैं, गुणसूत्र को नहीं। जब कोशिका विभाजित हो रही होगी तो इन क्रोमेटिन से गुणसूत्र का निर्माण होगा, तब अपन देख पाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं जब कोशिका विभाजन होगा, ये तो कोशिका की सामान्य अवस्था में है, तो गुणसूत्र कब दिखाएंगे, गुणसूत्र कब दिखाई देंगे, कोशिका विभाजन में। तो जब अपन कोशिका विभाजन की चर्चा करेंगे तब अपन बात करेंगे इसमें गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं। और एक संरचना और पाई जाती है इसी केंद्रक में, कुछ गोलाकार संरचनाएं और पाई जाती हैं। इनको कुछ अलग रंग दे दिया जाए, इनको कुछ अलग रूप दे दिया जाए तो बेहतर है। ये लो, कुछ गोलाकार संरचनाएं और पाई जाती है जिनको केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। क्या बोला, केंद्रिका कहा गया। अब ध्यान से सुनो, ये जो केंद्रिका है, ये जो केंद्रिका है, ये राइबोसोम का निर्माण करेगी। राइबोसोम सिंथेसिस का काम करेगी। जब राइबोसोम बना रही है तो राइबोसोम का रिलेशन किससे, प्रोटीन से, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, जिस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा हो रहा है उसमें केंद्रिकाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। जिस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जैसी क्रिया कम हो रही है उसमें केंद्रिकाओं की संख्या कम होगी। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप बताना वो सही है या गलत है, क्योंकि ये नीट में आया हुआ स्टेटमेंट है। इसमें यह था, ऑप्शन में यह दिया गया था कि ऐसी कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेती है, ऐसी कोशिकाओं में केंद्रिकाओं की संख्या तथा आकार, संख्या अधिक तथा आकार बड़ा होता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कम पाई जाती है उनमें केंद्रिकाओं की संख्या कम तथा आकार छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट कहीं लिख लेना। एक नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर ऊपर वाला पार्ट होता है, वो हमेशा के लिए मेरा है, उसमें यही बातें लिखनी है जो मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा, जो स्टेटमेंट नीट के अंदर आ चुके हैं। तो वहां आप ये दोनों लाइनें लिख के स्टार लगा के डब्बे में बंद कर दीजिए। आगे चलते हैं, तो ये लिख देता हूं आपके सहूलियत के लिए, ठीक रहेगा। ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण
सक्रिय रूप से होता है, सक्रिय रूप से होता है। उनमें केंद्रिका की संख्या क्या होगी? ज्यादा। और केंद्रिका का आकार बड़ा। और दूसरा स्टेटमेंट बोलूं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण कम हो रहा है, उनमें केंद्रिका की संख्या क्या होगी? ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। और आकार बोले तो साइज छोटा होगा। बात समझ में आई होगी। केंद्र की और चर्चा करूं, बाहर की तरफ दो झिल्लियां हैं, बैरियर का काम कर रही है। केंद्रक छिद्र से वही मटेरियल आ जा सकता है जिसकी अनुमति केंद्रक देगा। अगर झिल्लियों के बीच की बात करें तो 20 से 50 नैनोमीटर, आप 50 नैनोमीटर याद रखो, 50 नैनोमीटर की दोनों झिल्लियों के बीच में गैप पाया जाता है। ये जो झिल्लियां दिखाई दे रही है, इनके बीच का जो ये स्पेस है, बीच का जो ये स्पेस है, पचास नैनोमीटर के तकरीबन होता है। यहां तक बातें समझ में आई होगी। और क्या है, देखो बेटा, अगर मैं केंद्र के बाहर की तरफ बात करूं तो इस झिल्ली के साथ ही एक नई झिल्ली यहां बन जाएगी, नई झिल्ली बन के वो बाहर की तरफ फैल जाएगी। क्या बोला? इस झिल्ली के साथ ही एक नई झिल्ली यहां ओरिजिनेट हुई और बाहर की तरफ फैल गई। तो यहां जो झिल्लीदार संरचना पाई जा रही है वो कुछ नहीं, एक अंगक है जिसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इसी केंद्रक झिल्ली के साथ संबंधित होती है, इसी केंद्रक झिल्ली के साथ लगी रहती है। बात डायग्राम में बना नहीं सकता, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेना, जहां ईआर है उसके जस्ट आगे की तरफ ऐसे गोलाकार संरचना केंद्रक दिखाई देगा, केंद्रक के किनारे की तरफ से ऐसे ईआर उभरती हुई नजर आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं केंद्रक के साथ ही क्या पाई जाती है? ईआर पाई जाती है बाहर की तरफ। अब जैसे ही राइबोसोम यहां से संश्लेषित हुआ केंद्रिका से, इस पोर से बाहर निकलेगा और चिपक जाएगा किसके ऊपर? जाके ईआर के ऊपर। जिन ईआर के ऊपर राइबोसोम जाके चिपका वो तो बन जाएगी आर ईआर, और जिनके साथ नहीं चिपका वो केवल एस ईआर रह जाएगी। बात समझ में आई होगी। तो केंद्रक के बारे में जानकारी आपको मिली होगी। इतनी जानकारी बहुत है, इतनी जानकारी सफिशियंट है। देखो एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है। एनसीईआरटी 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 इसके बारे में क्या बोलती है? फिर से गड़बड़, नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है? एनसीईआरटी माता की जय, एनसीईआरटी माता की जय। तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि ये जो संरचना है ये इसका केंद्रक द्रव्य हो गया, जो आपको गोलाकार संरचनाएं दिखाई देगी। केंद्रिका, केंद्रिका के चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं दिखाई दे रही, अतः केंद्रिका के चारों ओर भी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होगी। छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, यहाँ डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा होगा, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसे एरो करके दे दिया तो क्या करें, मानना तो पड़ेगा ही, और कोई उपचार नहीं है। तो केंद्रक छिद्र आपको दिखाई देंगे। केंद्रक छिद्र के बाद केंद्रक झिल्ली दोहरी लेयर के फॉर्म में। इधर की तरफ डायग्राम में देखोगे ध्यान से, जूम करके एनसीईआरटी में चश्मा लगा के या फिर माइक्रोस्कोप से, तो इधर की तरफ ऐसे लहरदार संरचनाएं दिखाई देगी आपको, छोटी छोटी डायग्राम में ही। तो ये जो लहरदार संरचनाएं बाहर की तरफ झिल्ली के साथ साथ पैरेलल चल रही है, उनको क्या कहा गया? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ठीक है, तो क्रोमेटिन के बारे में चर्चा हो गई। एनसीईआरटी खुद बोल रही है अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई और विस्तृत केंद्र के प्रोटीन तंतु की बनी होती है। मतलब इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाएंगे, अभी अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
इतना ध्यान रखो, इसमें कुछ प्रोटीन मिलेगी, ठीक है, जो इस पूरे क्रोमेटिन को क्या करेगी, लपेटे रखेगी, ठीक है। और प्रोटीन साथ में जो डीएनए है, उस पूरी संरचना को क्या कहा जाएगा, क्रोमेटिन कहा जाएगा। एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिनको केंद्रिका कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो केंद्र का आवरण दो भागों में बटा होता है, समानांतर झिल्लियां पाई जाती है, जिसके बीच में स्पेस कितना होता है, 50 से 10 नैनोमीटर। और ये जो स्पेस होता है इसको क्या कहा जाता है, परिकेंद्रकीय अवकाश। वापस पीछे चलो, वापस पीछे चलो, इनका जो अवकाश है इसको क्या बोला गया, परिकेंद्रकीय, परिकेंद्रकीय अवकाश। ज्यादा नहीं पढ़ना, फिर से कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, फिर दुख पाओगे, मतलब नहीं है। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में अवरोध का काम करता है, बता दिया। सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है, इस पर राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईआर से सतत रूप से जुड़ी रहेगी, इस पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर छिद्र बने होते हैं, विच्छिन्न होती है, केंद्रिक जो आवरण है वो विच्छिन्न होगा, सतत नहीं होगा। पहले जो मैंने बोला था सतत होती है, हाँ ऐसे तो सतत है लेकिन पूरी तरह से सतत नहीं है, मतलब कहीं कहीं ये झिल्ली टूट जाएगी, टूट जाने के बाद अंदर की तरफ इनफोल्ड दर्शाएगी और नीचे वाली झिल्ली से जा मिलेगी। तो जब नीचे वाली झिल्ली से जा मिली तो कहीं कहीं ये विच्छिन्न भी होगी, जहां जहां विच्छिन्न होगी वहां वहां केंद्रक छिद्र का निर्माण हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इन छिद्रों से क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन केंद्रक में कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य से केंद्र की ओर गति करते हैं। तो कुछ पार्टिकल केंद्रक की तरफ आएंगे और कुछ पार्टिकल केंद्रक से जाएंगे। तो सूचनाएं केंद्रक से बाहर की तरफ प्रोटीन आरएनए के फॉर्म में जा रही है, तो आरएनए बन के यहां से बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे, हाँ ये तो एनसीईआरटी की खासियत है, कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देती है, बताइए ऐसा कहाँ होता है। तो एनसीईआरटी खुद ही इसको एक्सप्लेन करती है फिर अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। देखो, एक तो पैरामाइसियम, बहु केंद्र की अवस्था, एक तो पैरामाइसियम में देखी गई है, और कहा, एक अपन कवक पढ़ेंगे वहां भी इसको देखेंगे, और कहा एक अपन पादप औतकी या फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां इसको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे पार्ट है जहां बहु केंद्र की अवस्था अपने को देखने को मिलेगी। पादपों के अंदर, कवकों के अंदर एक स्पेसिफिक कवक का वर्ग है जिसमें ये देखने को मिलेगा, जिसको सिंसाइटियम या फिर बहु केंद्र की अवस्था देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ये क्रोमोसोम कब दिखाई देंगे। ये बात हो चुकी है, क्रोमोसोम कब दिखाई देंगे और कैसे दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, तो ये बनते कैसे हैं और कब बनते हैं। बेटा, जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तब अपने को क्रोमोसोम दिखाई देंगे। कैसे इनका फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करता है विभाजन के तरीके पे। अब देखो होता क्या है, डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ की तरफ थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इस टाइप से एक धागे नुमा संरचना रखी गई है। ये जो धागे नुमा संरचना वास्तविकता में एकल नहीं डबल है, ये इस प्रकार से डीएनए है। ये डीएनए विभिन्न प्रकार की प्रोटीन के साथ संलग्न होता है जिनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके एक स्पेसिफिक संरचना बनाएंगे, वो स्पेसिफिक संरचना और ज्यादा उलझ जाएगी, जिससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि रस्सी के ऊपर, जैसे मान लो ये मोटी रस्सी है उसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से थ्रेड के ऊपर जैसे कि मोती जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। ये संरचना और ज्यादा कुंडलित हो जाएगी और ऐसी संरचना बनाएगी और ज्यादा कुंडलित होकर लास्ट के अंदर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 12
चैप्टर 6 में अपन इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, अभी जो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए मिला, डीएनए मिलने के बाद हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा, वो जो लिपटी हुई संरचना थी और लिपटी और लिपटी और लास्ट में क्रोमोसोम का निर्माण हो गया। तो क्रोमोसोम का जो अगर अपन मटेरियल देखें तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोसेस के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी अपना काम करेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन कितनी प्रकार की? हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार की होती है, H1, H2, H3 और H4। अब इसमें यहां जो दिखाई दे रहा है, अब डायग्राम में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, एक बार मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। पांच प्रकार के बेटा, एक बार किधर बताऊं, इधर बता देता हूं। हिस्टोन अभी के लिए याद रखो, 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन। एक तो H1, एक H2A, एक H2B, H3 और H4। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगी जो डीएनए को लपेटने का काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्रोमोसोम के निर्माण की प्रक्रिया। बेटा एकदम सरल और सिंपल भाषा के अंदर अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 6 आएगा जिसमें इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इस क्लास को 11th के बच्चे भी देख रहे हैं और इस क्लास को 12th के बच्चे भी देख रहे हैं और इस क्लास को जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा क्या है ये, क्या बता दिया, लगना भी चाहिए, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे के लिए नाइंसाफी होगी अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये सभी मिलके एक गोला बनाएंगे, उस गोले के चारों ओर ये डीएनए लिपट जाएगा, लिपटने के बाद और ज़्यादा लिपट जाएगा और ज़्यादा लिपट जाएगा, लास्ट में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसके चारों ओर लिपट जाएगा और एक इस प्रकार से क्रोमोसोम का निर्माण होगा। बात समझ में आई होगी। ये जो नीचे की तरफ संरचना आपको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या है, कैसे दिखाई देते हैं, क्या अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए आगे, गुणसूत्र। अगर मैं गुणसूत्र की बात करूं तो किससे मिलके बने हुए हैं बेटा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस कुछ आरएनए और पाया जाता है इसमें। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। देखो बेटा, हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में नहीं मिलती, जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती, लेकिन वहां कुछ और डीएनए को लपेटने, हाँ डीएनए लिपटा होता है, कुछ जगह पर डीएनए लिपटा हुआ दिखाई देगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन के कारण नहीं होगा। ठीक है, कुछ एमीन्स होती है उनके कारण वो लिपटा हुआ दिखाई देता है। अपन अभी इसकी चर्चा करते हैं। गुणसूत्र के अंदर ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। सर गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अगर गुणसूत्र की संरचना देखें, क्योंकि कोशिका विभाजन के टाइम गुणसूत्र को देख सकते हैं, और कोशिका विभाजन के टाइम एक बात आएगी, अंदर ही अंदर डीएनए की डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए के नंबर के अंदर इंक्रीमेंट होगा। अंदर ही अंदर गुणसूत्र 2 है, लेकिन अभी तक एक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है। बात करते हैं सेंट्रोमियर क्या है। विशेष स्थान से कुछ विशेष स्थान पर संकीर्णक पाए जाते हैं। इस संकीर्णक जहां काफी ज्यादा डीएनए, जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के अंदर काफी ज्यादा डीएनए ऐसे फोल्ड हो जाएगा और दोनों भुजाओं को जोड़ के रखने का काम करेगा। उस बिंदु को क्या बोला गया? मैं सेंट्रोमियर। क्या बोला गया? सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर है, ये दोनों भुजाओं को जोड़ के रखने का कार्य कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। देखिए बेटा,
अब इस सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेस पे गुणसूत्रों को अलग अलग तरह से नाम दिए गए। अगर सेंट्रोमियर के दोनों ओर भुजाओं का माप बराबर, मतलब कि सेंट्रोमियर एकदम मध्य में, ऐसे गुणसूत्र को बोला गया मध्य केंद्र की। मान लो इस सेंट्रोमियर को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ऊपर शिफ्ट करूं तो डायग्राम के फॉर्म में अपन देख लेते हैं। ये लो, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य केंद्र की, मध्य केंद्र के अंदर सेंट्रोमियर एकदम मिड में पाया जाएगा। उसके बाद बात करूं उप मध्य केंद्र की, उप मध्य केंद्र की के अंदर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एक भुजा थोड़ी बड़ी और एक भुजा थोड़ी छोटी दिखाई देगी। अग्र बिंदु की बात करूं तो सेंट्रोमियर एकदम किनारे की तरफ, एक भुजा काफी बड़ी और एक भुजा काफी छोटी। मतलब कि अगर आर्म्स इक्वल नहीं है तो इन तीनों में से कोई अवस्था होगी। बात ध्यान से सुनना, दोनों भुजाएं इक्वल नहीं है तो इन तीनों में से कोई अवस्था होगी। वो डिसाइड करता है लेंथ के ऊपर, कौन सी भुजा कितनी छोटी और कितनी बड़ी होगी, उसके बेस पे अपन इन तीनों को फिर से डिवाइड करेंगे। अगर भुजाएं बहुत कम अनुपात रखती है, मतलब कि एक थोड़ा सा फर्क है, एक लंबी और एक छोटी, बहुत ज्यादा फर्क आ गया, एक काफी लंबी एक काफी छोटी, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे अग्र बिंदु या फिर एक्रोसेंट्रिक। और अगर मैं बात करूं टीलोसेंट्रिक की, टीलो का मतलब होता है एकदम एंड, टीलो का मतलब होता है एकदम एंड। तो टीलोसेंट्रिक के अंदर ये जो सेंट्रोमियर एकदम किनारे की तरफ ही चला जाएगा, एक भुजा एकदम ही खत्म सी हो जाएगी और एक भुजा एकदम ही बड़ी सी हो जाएगी। अब इन चीजों को याद कैसे रखें? देखो बेटा, मेटा कहीं भी आ गया पूरी बायो के अंदर, इसका मतलब मध्य ही होता है। सब मेटा मतलब सब का ऊपर, थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे, तो सब कहीं भी आ गया तो उसका मतलब उसका मतलब उप ही होता है। आगे एक्रो, जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा एक्रोसोम, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्रोसोम। एक्रोसोम का मीन होता है एकदम किनारे की तरफ, पूरा किनारे, किनारे से थोड़ा पीछे। बात को समझो, किनारा जहां है उससे थोड़ा सा पीछे, तो किनारे से पीछे की तरफ है, उस कंडीशन में अपन एक्रो वर्ड काम लेंगे। तो सेंट्रिक का मतलब एकदम मध्य में, एक्रो का मतलब किनारे से पहले, तो मध्य से किनारे की तरफ है लेकिन किनारे से पहले है। अगर मैं टीलो की बात करें तो टीलो का मतलब एंड होता है, एकदम एंड में, अंतिम छोर के ऊपर। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकना मना है। सूक्ष्म का है माइक्रो बॉडीज। अगर मैं माइक्रो बॉडीज की बात करूं तो झिल्ली से गिरी हुई संरचनाएं हैं, जो पादप और जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी के अंत में ये नाम दिया गया है और आपको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी के साथ भी खेलेगा। जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग काफी अच्छी होती है, बीच तक आते आते थोड़े थक जाते हो और एंडिंग में जाते जाते आप हार जाते हो, और यही एग्जामिनर खेलता है। लास्ट पोर्शन से जनरली कई बार क्वेश्चन ज़्यादा दे देता है ताकि बच्चे की साइकोलॉजी भी चेक की जा सके कि भाई लास्ट वाला पार्ट अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एक ही फ्लो के अंदर एनसीईआरटी को पढ़ना है, जैसे तैसे करके जितना दिया गया उतना ही याद रखने की कोशिश करो। ज़्यादा मसाला नहीं लेना, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ले लेंगे लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लेना। बात समझ में आई होगी। और यहाँ जो आगे की बात करते हैं वो है एंड, दी एंड।
यहाँ अपनी सेल बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, कोशिका जीवन की इकाई, वो समाप्त होता है। इस चैप्टर को एनसीईआरटी लेके बैठना, लेक्चर देखना और एक बार दोबारा से रिकॉल करना, फिर बिना लेक्चर के इस चैप्टर को रिकॉल करना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे आएंगे उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ज़रूर सॉल्व होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं 24/7। आपके जवाबों का उत्तर जरूर दिया जाएगा, ये निश्चित है। तो बेटा मेहनत करते रहिए, लगन के साथ लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। और नया जो बैच स्टार्ट हो रहा है रिपीटर्स के लिए खास तौर पे, तो उस बैच के अंदर पहले ही बता देता हूँ, शुरू से लेके लास्ट तक जुड़े रहोगे तो लिंक करना सीख जाओगे। एनसीईआरटी को कैसे लिंक किया जाता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और कई सारी बातें। जैसे कि किसी बच्चे के ये डाउट होगा कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते, या फिर क्वेश्चन के अंदर उलझ जाते हैं, नंबर नहीं आ पाते। उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन उस पूरे महाभारत के दौरान दे दिया जाएगा। वो जो महाभारत चलने वाली है, उस महाभारत के दौरान हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि महाभारत चीज़ ही ऐसी है जो हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ज़रूर अपन वो महाभारत करेंगे, मिलके करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है बेटा, यहाँ आपके साइटोलॉजी एंड है। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ हो, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए दिन के साथ, सेम टाइम सेम जगह। टाइम अलग हो सकता है, जगह यही रहेगी।